चैप्टर है वो है बहुलक, जिसको बोलते हैं हम पॉलीमर। और मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर को पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। यहां से आपको कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको एग्जाम में देने हैं उनका आंसर। ये बहुलक पढ़ने से पहले आप मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे। आज मैं कुछ एनटीपीसी के लिए एग्जाम के लिए वो निकाल रही थी, कुछ क्वेश्चंस निकाल रही थी प्रीवियस ईयर के। तो 3 क्वेश्चंस कुछ नए नए क्वेश्चन दिखे मुझे, जो आप लोगों को मैंने शायद नहीं पढ़ाए हो, तो वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। ये पॉलीमर को एक बार साइड कर दो। पहले आपका 3 क्वेश्चन है, आपको पैसे बहुत अच्छे से लिख देना है इनको। पहला क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल स्मोक है, ये बहुलक पढ़ने से पहले आप मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे। कौन से कंपाउंड से करवाया जाता है? के लिए एग्जाम के लिए निकाल रही थी, अगर पढ़ेंगे तो आपको भी यही मिलेगा। क्वेश्चंस निकाल हिंदी में क्या था? तो 3 क्वेश्चंस कुछ नए नए क्वेश्चन दिखे मुझे, जो आप लोगों को मैंने शायद नहीं पढ़ाया देखा होगा। पुराने जमाने की जो मूवी थी राज कपूर वगैरह की, वो क्वेश्चन क्या, ये जो मूवियां थी पुरानी, पॉलीमर को एक बार साइड कर दो। पहले उसमें क्या था? यहाँ दीप चंद्रा याद का सारी प्रॉब्लम आपको याद है। पहला क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल स्मोक है, ठीक है, ये बहुलक पढ़ने से पहले आप मेरी सारी गलती यार दीप चंद्रा। और अगर एक चैप्टर की नहीं करवाया तो वो भी हो जाएगा। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा। क्वेश्चंस निकाल। हिंदी में क्या था? पढ़ाई पे ध्यान दो। हिंदी में पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन दिखे मुझे, ठीक है, जो आपने देखो में राज कपूर या फिर ये जो आपके शम्मी कपूर वगैरह जो पुराने जमाने में एक मूवी के अंदर धुआं, मतलब गाना चल रहा है, एक सॉन्ग बन रहा है और पीछे से क्या है, तो पीछे से धुआं निकल रहा है बहुत ज्यादा। तो वो आर्टिफिशियल स्मोक है, वो कौन से कंपाउंड से बनाया जाता है? तो आप बताएंगे जो आर्टिफिशियल स्मोक होता है वो किससे बनाया जाता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी, NH4OH। आप बताएंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो कृत्रिम धुआं होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इससे बनाया जाता है। और शायद मैंने एक क्लास में बताया होगा कि जो आर्टिफिशियल रेन है, जो कृत्रिम वर्षा होती है, वो किससे करवाई जाती है? तो वो AGI से करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा किससे करवाई जाती है? तो आप बताएंगे AGI। और AGI क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो आप याद रखिएगा, जो कृत्रिम धुआं है, जो मूवीज वगैरह बनाने में काम आते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, तो वो किससे बनाया जाता है? तो वो बताएंगे आप कि वो किससे। मैम फिजिक्स में फुल ऑप्टिक्स का फुल PDF नहीं डाले, तो यार वो आप सर से बात कीजिए ना, फिजिक्स की बात सर से कीजिए आप प्लीज। हालांकि मैं बोल दूंगी सर को, ऐसी बात नहीं है, डाल देंगे सर PDF, कोई दिक्कत नहीं है, आज डलवा दूंगी मैं, अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बताएंगे आपके आर्टिफिशियल स्मोक क्या होता है, तो आप बताएंगे वो क्या होता है? वो तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आर्टिफिशियल जो रेन होते हैं वो क्या होते हैं? सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपने देखा होगा मूवीज में या जो आप डेली जो सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारे आंसू आते हैं, जिसको क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं, आप मगरमच्छ के आंसू, है ना। तो वो कृत्रिम आंसू किससे बनाए जाते हैं? तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल टीयर्स, कृत्रिम आंसू किससे बनाए जाते हैं? मतलब जो मूवीज में जो लड़कियां वगैरह ज्यादा रोती हैं, तो रोने के लिए वो एक लिक्विड लगाती है अपनी आंखों के अंदर, तो वो आंसू ऑटोमेटिकली टपकते रहते हैं उनके। तो कृत्रिम आंसू किससे बनाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ग्लिसरीन से। किससे? ग्लिसरीन से बनाए जाते हैं, ग्लिसरीन से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और ये ग्लिसरीन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे कि ये ग्लिसरीन जो होता है वो साबुन वगैरह में भी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब साबुन हमारी आंखों में, कभी कभी हम जब नहा रहे होते हैं तो साबुन या जो आप बॉडी वॉश आपकी आंखों में चला जाता है, तो आपकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। जैसे लक्स वगैरह से आप कभी नहाते हैं तो आपकी आंखों में चला जाता है, तो फिर वहां से क्या हो जाता है? तो वहां से आपको क्या आता है? आपके आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो आप ये तीनों क्वेश्चन आपके बन गए हैं। आपसे पूछे आर्टिफिशियल स्मोक, जो कृत्रिम धुआं होता है वो किससे तैयार किया जाता है? तो आप बताएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। पूछे आर्टिफिशियल रेन किससे करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि हाँ बाई प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट होता है किस, जब आप हाँ साबुन वगैरह में, यस। तो आप याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस मेटल के कंपाउंड से आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है? आप क्या बताएंगे? सिल्वर के। और पूछे कृत्रिम आंसू किससे बनाए जाते हैं? आप बताएंगे ग्लिसरीन से बनाए जाते हैं, और ग्लिसरीन साबुन बनाने में भी काम आता है। तो नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं पूछता है, तो ये ग्लिसरीन साबुन बनाने में काम आता है, तो साबुन में भी आंसू आ जाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि
गाड़ियों की हेडलाइट को चमक हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों की हेडलाइट की चमक करवाने के लिए, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। मतलब कैसा, किस टाइप की चमक, मैं समझी नहीं, किस टाइप की चमक? ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल टीयर्स किससे करवाए जाते हैं? ग्लिसरीन से। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और जो बहुत बार रिपीट हो रहा था, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक क्वेश्चन था कि आप सबने काला नमक खाया होगा, ब्लैक सोल्ट खाया होगा, तो ये ब्लैक सोल्ट क्या होता है? देखो क्वेश्चन ये नहीं था ब्लैक सोल्ट क्या होता है, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन था कि काले नमक में जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? काले नमक में आपने देखा होगा, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा साकेत। यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही लिखा है मैंने, अमोनियम NH4OH। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो काला नमक, आप सब देखते होंगे हमारे घरों में एक नमक आता है काला नमक, तो उसके अंदर स्मेल आती रहती है, तो वो स्मेल किसकी आती है? तो पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक सोल्ट होता क्या है। तो देखिए इस काले नमक का एक नाम और होता है, इसको आप हिमालयन सोल्ट भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि हिमालयन नमक कौन सा होता है, हिमालयन सोल्ट कौन सा होता है, तो भी आप क्या बताएंगे कि वो ब्लैक सोल्ट होता है। अब एक कमल ने बोला है पोटाश, नहीं बेटा, पोटाश आयलम फिटकरी होता है, वो अलग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए ये आपको लिखना है कि ब्लैक सोल्ट क्या होता है, किस किस सोल्ट का मिक्सचर होता है। ये बेसिकली 3 सोल्ट का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा आप बताएंगे? एक तो कॉमन सोल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सोल्ट कौन सा होता है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सोल्ट या रॉक सोल्ट या आप टेबल सोल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, प्लस आप बताएंगे यहां पर Fe2SO4। Fe2SO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट, ये फेरस सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड, प्लस आप बताएंगे यहां पर क्या होता है? H2S। और ये क्या होता है? आप बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको नाम से क्लियर समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका मतलब वो स्मेल किसकी होगी? सल्फाइड की स्मेल होगी। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हाँ, सल्फाइड मतलब, या ऑप्शन में सल्फर भी हो सकता है, तो यहाँ ऑब्लिक लगा के आप सल्फर भी लिख सकते हैं कि वो स्मेल किसकी होती है? सल्फर या सल्फाइड की होती है। क्लियर? आप बताएंगे कि काले नमक को हिमालय नमक भी कहते हैं या हिमालयन सोल्ट भी बोलते हैं, और हिमालयन सोल्ट को डबल सोल्ट कहा जाता है। देखो डबल सोल्ट क्या होता है? जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सोल्ट हो। देखो यहाँ पर एक फेरस सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, प्लस H2S हो गया। तो इतने सारी चीजों के मिक्सर को हम काला नमक बोलते हैं। तो आप बताइएगा, याद रखिएगा कि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर की वजह से। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। इसके बाद तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट यही हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि ओलियम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि ओलियम क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन आया था कि H2SO4 बनाने में क्या यूज लिया जाता है, कि H2SO4 किस से बनाया जा सकता है? H2SO4 किस से बनाया जा सकता है? तो वहां पर एक ऑप्शन था ओलियम, वहां पर एक ऑप्शन था ओलियम। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं ओलियम क्या होता है, तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। और इससे क्या बनाया जाता है? तो H2SO4, और H2SO4 क्या होता है आप सब जानते हैं, किंग ऑफ एसिड्स या सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब निम्न में से किस कंपाउंड से या किस से बनाया जा सकता है, तो वहां पर ऑप्शन था ओलियम। तो आप याद रखिएगा ओलियम होता है H2S2O4। तो यहां से क्या बन गया? यहां पर H2SO4 बनाने में ही काम में आता है। राइट, तो ये इतने क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने थे। एक बार फिर बता देती हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। विक्रम जी कह रहे हैं मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है विक्रम, मैं ट्राई करूंगी। ये क्वेश्चन कुछ बार बार रिपीट हो रहे थे, तो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। मेन चैप्टर क्या है हमारा? तो आज का चैप्टर है हमारा पॉलीमर। आज का चैप्टर है हमारा पॉलीमर, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। पॉलीमर, बहुलक। अब इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? आपसे पूछेगा कि बैकेलाइट किस टाइप का बहुलक है, किस टाइप का पॉलीमर है। आपसे पूछेगा मेलामाइन किस टाइप का बहुलक है। आपसे पूछेगा कि हमारे घरों में जो बकेट हैं, जो बाल्टी हैं,
उसको बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज में लिया जाता है। हेलमेट, जो हम हेलमेट लगाते हैं वो कौन से पॉलीमर से बनता है। पॉलीथीन किससे बनती है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी वाला चैप्टर है प्योरली। और यहां पर क्या होता है, पॉलीमर किससे बनते हैं आप सबको पता है कि बहुत सारी जो मोनोमर यूनिट होती हैं उनको बार बार रिपीट करने से, या मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ जाती हैं बहुत सारी, तब जाकर एक पॉलीमर बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो पीवीसी है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। आपसे पूछेगा नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है। ठीक है, ऐसे पूछेगा नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है, नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट क्या है, आर्टिफिशियल रबर की मोनोमर यूनिट क्या है। ऐसे यहां से क्वेश्चन आते हैं, बड़े डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलीमर होता क्या है। आप बताओगे जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत लार्ज, ये क्या है डबल डबल क्यों चल रहा है। आप बताएंगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। आप बताओगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत बड़े बड़े वृहद अणु होते हैं। वृहद का मतलब होता है बड़ा, जिनका, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आप बताओगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलिक्यूलर वेट आणविक भार कितना हो, तो आप बताएंगे 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 U डाल्टन, इसको डाल्टन लिखा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनका आणविक भार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 U डाल्टन हो, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स से ही क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बेसिकली होता क्या है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका मोलिकुलर वेट को हिंदी में लिखेंगे हम आणविक भार, जिनके मॉलिक्यूल्स का वेट, आणविक भार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 U डाल्टन के बीच में हो, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब ये पॉलीमर बनते किससे हैं, तो ये पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत सारी मोनोमर यूनिट से बनते हैं। बहुत सारी मोनोमर यूनिट से, मोनोमर क्या होती हैं, तो एक लक, कहने का मतलब है कोई भी एक पॉलीमर बोला आपने तो इसको, उस पॉलीमर की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलेंगे हम, मोनोमर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉलीमर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, या सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आप क्या बताएंगे, मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर। एकलक, बहुलक की सबसे छोटी इकाई है। यस सुभाजित घोष, प्लीज, मैं बताऊंगी, ओके है ना, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगी क्लास के बाद। तो आप याद रखिएगा पॉलीमर किसको बोलेंगे, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 U डाल्टन के बीच में हो। और ये मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। और मोनोमर यूनिट क्या होती हैं, तो पॉलीमर की स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है मोनोमर। नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बोला कि हमारे बॉडी में प्रोटीन होते हैं, और वहीं पर मैंने आपको एक अगला सेंटेंस क्या बोला था, अगला सेंटेंस मैंने बोला कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं, तो मैंने बताया था प्रोटीन बहुत सारी अमाइनो एसिड यूनिट के जुड़ने से प्रोटीन बनते हैं, है ना, बताया मैंने कहा था प्रोटीन में बहुत सारी अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं और वो क्या बना देती हैं, तो वो प्रोटीन बना देती हैं। तो प्रोटीन क्या हो गया, एक प्रोटीन एक पॉलीमर हो गया, ये एक पॉलीमर है। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो प्रोटीन किससे बनते हैं मैम अमाइनो एसिड, मैंने ए लिखा है अमाइनो एसिड। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बंध के थ्रू बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो यहां पर प्रोटीन क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया, एक बहुलक हो गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रोटीन क्या पॉलीमर तो है, प्रोटीन पॉलीमर है, और पॉलीमर किससे बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे, पॉलीमर किससे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। अब पूछे आपसे प्रोटीन पॉलीमर की मोनोमर क्या है, तो क्या हो जाएगा यहां अमाइनो एसिड। तो आप याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड बोलो, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, अमाइनो एसिड ज्यादा अच्छा होता है। अमीनो
अम्ल किसकी? ये होती है मोनोमर यूनिट, और मोनोमर का मतलब क्या है? एक लग। तो कहने का मतलब है मैम, जब बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे तो वो एक प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन क्या हो गया? एक पॉलीमर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे डीएनए मैंने आपको पढ़ाया है, हमारे बॉडी में डीएनए होता है, तो डीएनए भी एक पॉलीमर है। अगर आपसे पूछे डीएनए किसका? डीएनए एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, और इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? तो आप बताएंगे जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? फॉस्फेट शुगर वगैरह से मिलकर बने हुए होते हैं, वो मैं आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए। तो डीएनए की मोनोमर यूनिट क्या होगी मैम? न्यूक्लियोटाइड हो गई। और डीएनए क्या हो गया? एक पॉलीमर हो गया, बहुलक हो गया। तो दो क्वेश्चन हो गया आपका। प्रोटीन पॉलीमर है, इसकी मोनोमर यूनिट अमाइनो एसिड, डीएनए भी एक पॉलीमर है, बहुलक है, और इसकी एकलक इकाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। तो एक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि पॉलीमर्स बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारी सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और उसी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। जैसे फैट्स का मोनोमर आपको पता ही है, ग्लिसरॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है साकेत, ओके। अब आपको याद रखना है कि इन पॉलीमर्स को इन पॉलीमर्स का कुछ डिवीजन है, इनके मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, इनको अलग अलग बांटा गया है। वही आपको इनका क्राइटेरिया पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बेसिकली इन क्लासिफिकेशन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तीन तरीके से इन पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है इनकी अक्रेंस के बेस पे, दूसरा उनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर होता है। तो अभी मैं आपको वो तीनों क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहला आप इनका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, कैसे इनको बांटा गया है। तो आप बताएंगे सबसे पहला आप इनका टाइप्स लिख सकते हैं या क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलीमर, बहुलक के प्रकार। बट किस बेस पे? आप लिखेंगे बहुलक के प्रकार, बहुलक के प्रकार। अब किस बेस पर? ऑन द ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो आपसे एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ओरिजिन के बेस पर पॉलीमर्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से? तो आप बताएंगे सबसे पहले है नेचुरल पॉलीमर, सबसे पहले है नेचुरल पॉलीमर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक बहुलक, हिंदी में इसका नाम होता है प्राकृतिक बहुलक। दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक, दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। हिंदी में बोलेंगे इसको अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, मतलब जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों का मिक्सचर हो। और लास्ट आता है सिंथेटिक पॉलीमर, लास्ट आता है सिंथेटिक पॉलीमर, और इसको बोलते हैं संश्लेषित। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना? पहला हमारा क्वेश्चन बना कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स पॉलीमर्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सुनील कुमार आप क्या बोल रहे हैं मैम? अगर आप आगे आगे तो बोलिए। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पॉलीमर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? आप बताएंगे 1 नंबर पे कौन सा आता है? तो आप बताएंगे कि 1 नंबर पे आता है यहां पर नेचुरल, जो नेचुरल फॉर्म से मिलते हैं हमें, है ना, जो नेचुरल। बिल्कुल सौरभ मिश्रा आपने सही बोला। ठीक है, तो बस वहां पर शुगर का डिफरेंस आ जाता है डीएनए और आरएनए में। क्लियर है? तो आप बताएंगे एक तो ऐसे पॉलीमर है, एक ऐसे बहुलक है जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं हमें। दूसरा सेमी सिंथेटिक, जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तीसरा आप बताएंगे सिंथेटिक, जो प्रॉपर तरीके से आप इसको सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, आप इसको बनाए जाए। अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो नेचुरल है उसका एग्जाम्पल बताइए। तो आप सबसे पहला बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन नेचुरल है, मैंने अभी बताया था, हमारे बॉडी में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके ठीक है सुनील कुमार, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा आप बताएंगे कि यहां पर दूसरा सेलुलोज,
सेलुलोज। और मैंने आपको बताया था सेलुलोज कहाँ होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है, और प्लांट क्या होते हैं, लिविंग, मतलब नेचुरल है। तो सेलुलोज भी क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके अलावा नेक्स्ट बताएंगे आप स्टार्च, और स्टार्च भी कहाँ पाया जाता है, आप सब बताएंगे कि स्टार्च कहाँ पाया जाता है, प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, प्लांट का रिजर्व फूड होता है। उसके अलावा बताएंगे आप नेचुरल रबड़, जो रबड़ मिलता है हमें नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। और प्राकृतिक रबड़ की मोनोमर यूनिट या प्राकृतिक रबड़ का नाम क्या होता है, थोड़ा नीचे कर दूं वरना बच्चों को दिखेगा। हाँ, तो प्राकृतिक रबड़ को बोलते हैं, आप बताएंगे आइसोप्रीन। क्या बताएंगे, आइसोप्रीन। एक होता है नियोप्रीन, आप यहां पर आइसोप्रीन नाम याद रखेंगे। तो ये चारों क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, आप बताएंगे ये चारों नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अमाइनो एसिड। ऐसे ही सेलुलोज हमें मिलता है, जैसे कॉटन वगैरह के प्लांट से ज्यादा मिलता है, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। स्टार्च, ग्लूकोज की बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़कर आपस में स्टार्च बनाती हैं। ऐसे ही नेचुरल रबड़ किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन, ठीक है, जिसको आइसोप्रीन भी आप नाम करके बोलते हैं। ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं, आप बताएंगे ये नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलना है हमें सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल आते हैं यहां पर, और दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला यहां पर आता है सेल्यूलोज एसीटेट, पहला आता है सेल्यूलोज एसीटेट। पहला एग्जांपल लिखेंगे यहां पर सेल्यूलोज एसीटेट। देखो सेल्यूलोज क्या है, नेचुरल है, एसीटेट क्या होता है, तो आपका सिंथेटिक होता है, तो दोनों का मिक्सर बन गया, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल, 1 नंबर यहां दे दो, 2 नंबर यहां दे दो। 2 नंबर पे यहां पर आता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये दोनों भी पॉलीमर है, बट कैसे हैं, ये दोनों सेमी सिंथेटिक है, ये दोनों सेमी सिंथेटिक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए सिंथेटिक पे। सिंथेटिक के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। पहला लिख लो नाइलॉन 6, पहला लिख लो नाइलॉन 6, दूसरा लिख लो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। तीसरा आप लिख सकते हैं यहां पर टेरिलीन, टेरिलीन। चौथा आप लिख सकते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पांचवा आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पर था नेचुरल रबड़, बट यहां पर क्या आएगा, आर्टिफिशियल रबड़, कृत्रिम तरीके से बनाया गया रबड़। और नाम क्या होता है उसको, आप बताएंगे नियोप्रीन, नियोप्रीन। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इसको अलग पेन से दिखा देती हूं, याद रखिएगा। नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन होता है, आर्टिफिशियल रबड़ नियोप्रीन होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक का। ये किसका एग्जाम्पल है, ये नेचुरल का है। हो गया, अरे रुक जाओ यार कमल, रुक तो जाओ। हाँ, टेफ्लॉन भी यहीं आ जाएगा, मेलामाइन भी यहीं आ जाएगा। अभी आप ये कॉमन सा एग्जांपल 4 याद रखो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन था पॉलीमर का, बट किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति के आधार पर। एक जो नेचुरल फॉर्म में है, एक जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक आर्टिफिशियल। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, आइसोप्रीन यहां आता है, नियोप्रीन यहां आता है, ठीक है। अरे रुक जाओ यार, बेकेलाइट भी इसी में आएगा, सिंथेटिक ही होता है, ठीक है। चंदन कुमार, तुम लोग यार आगे बहुत चलते हो यार, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये तो ओरिजिन की उत्पत्ति के आधार पर हो गया। नेक्स्ट आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहां से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। संरचना के आधार पर, इनकी संरचना कैसी है, संरचना के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। आप बताएंगे 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है। हाँ गौरव तंवर, रेयन भी वहीं आएगा, आगे की डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसलिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये STR मतलब स्ट्रक्चर है, संरचना के आधार पर भी इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर, हिंदी में इसको बोलेंगे रेखित बहुलक, लीनियर पॉलीमर, जो लीनियर फॉर्म में हो, लीनियर। दूसरा आता है ब्रांच्ड, जो ब्रांच की फॉर्म में हो, और हिंदी में इसको बोलते हैं शाखित बहुलक,
जो ब्रांचेस की फॉर्म में हो। और नेक्स्ट आता है लिंकेज, लिंकेज की फॉर्म में हो, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लिंकेज हो, कोई भी लिंकेज, वो डिपेंड करता है कौन सी। या आप लिख सकते हैं इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, त्रियक बंधक बहुलक, त्रियक बंधक बहुलक। ठीक है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी में खोल के देखोगे, उसी को मैं आपको पढ़ा रही हूं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको। तो ये 3 पॉलीमर्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि इनके बीच में कैसी स्ट्रक्चर है। एक तो लीनियर, जो ऐसे लीनियर फॉर्म में होते हैं, ऐसे लीनियर फॉर्म में, जो बिल्कुल एकदम लीनियर फॉर्म में हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। जो ब्रांच्ड की फॉर्म में हो, जैसे ऐसे, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ब्रांच की फॉर्म में हो। और क्रॉस लिंक्ड वाले, इनके बीच में लिंकेज होती है, ऐसे ऐसे लिंकेज हो, इनको कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे कि एग्जाम्पल बताओ लीनियर पॉलीमर के, ब्रांच्ड पॉलीमर के या लिंकेज पॉलीमर के। तो इनके एग्जाम्पल आपको थोड़ा डिटेल में याद रखिएगा, नाम इनका। ठीक है, सबसे पहला यहां पर इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, आप बताएंगे हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ऐसी पॉलीथीन जिसका घनत्व बहुत ज्यादा हो। और जो हाँ, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब जिससे हार्ड प्लास्टिक बनाया जाता है, आप लिख सकते हैं जिससे हार्ड प्लास्टिक, जैसे टॉयज वगैरह, बाल्टी वगैरह बनाई जाए, हार्ड प्लास्टिक। अब बताएंगे कि यहां पर क्या आती है, सबसे ज्यादा घनत्व वाली या उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, जिससे हम क्या बनाते हैं, बहुत कठोर प्लास्टिक या हार्ड प्लास्टिक बनाते हैं। अब बात आती है यहां पर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, आप बताएंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन। और इनसे क्या बनाया जाता है, आप बताएंगे इनसे पॉलीबैग वगैरह बनाए जाते हैं। जो आप पॉलीथीन के बैग वगैरह लाते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो। और वो किस टाइप का पॉलीमर है, आप बताएंगे वो ब्रांच्ड पॉलीमर है। किस टाइप का पॉलीमर है, वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, जिससे पॉलीबैग वगैरह बनाए जाते हैं। अब आता है लिंकेज वाला कौन सा है, और मैं इसको स्टार करके लिख रही हूं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला आप लिखेंगे मेलामाइन, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, मेलामाइन। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहां पर बेकेलाइट, दूसरा एग्जाम्पल बेकेलाइट, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बेकेलाइट। और दूसरा कौन सा हो गया, मेलामाइन। ये स्टार कर लेना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मेलामाइन किस टाइप का पॉलीमर है, आप बताएंगे क्रॉस लिंकेज पॉलीमर है, या आप बता सकते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है कि मतलब क्रॉस लिंकेज बनी हुई है, क्रॉस में कुछ ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, जिसकी वजह से इनमें हार्डनेस होती है। और ये क्या बनाने में मतलब कौन कौन से होते हैं, एक तो मेलामाइन होता है और दूसरा कौन सा होता है, आप बताएंगे दूसरा यहाँ पर बेकेलाइट। दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा इनकी स्ट्रक्चर के बीच में कैसी लिंकेज है उसके आधार पर। अगर लीनियर फॉर्म में है तो वो लीनियर, अगर ब्रांच्ड की फॉर्म में है तो वो ब्रांच्ड, और अगर वो क्रॉस लिंक में है तो वो क्रॉस लिंकेज वाले पॉलीमर। क्लियर? अब ये दोनों याद करो ना करो, नेक्स्ट वाला आपको याद रखना है हमेशा के लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो आप यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of molecular weight, on the basis of molecular weight, या molecular forces भी लिख सकते हैं आप, अंतर आणविक, थोड़ा इसको इधर लाके मैं ऑब्लिक लगा के लिख देती हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ molecular weight and molecular forces, आप लिखोगे अंतर आणविक बलों के आधार पर, बलों के आधार पर, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसके आधार पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। अरे बताएंगे हार्डेस्ट कौन सा है, सॉफ्टेस्ट कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, रुक जाइए केवल सारा आप याद रखेंगे। ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या इंटरमोलिकुलर जो वेट होता है उसके आधार पर हम पॉलीमर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट एंड मोलिकुलर फोर्सेस पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इससे पहले वो जो पढ़े थे वो 3-3 थे, बट इस बार आपको 4 पढ़ने हैं। और चारों के चारों, पहली बात तो आपको नाम याद होने चाहिए, दूसरी बात आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहला आता है इलास्टोमर्स, सबसे पहला आता है इलास्टोमर्स। अब इनके नाम ऐसे ही हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर्स। दूसरा आता है फाइबर्स, दूसरा आता है फाइबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रेसे। और तीसरा आता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। और चौथा यहां पर आता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, किसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब कौन से में स्ट्रॉन्ग कौन से में वीक फोर्स लग रहा है, उसके आधार पर हमने पॉलीमर्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया। हमने पॉलीमर्स को 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? पहला है इलास्टोमर्स जिसको बोलते हैं आप प्रत्यास्थ, दूसरा है फाइबर्स जिसको आप क्या बोलते हैं आप बताएंगे, जिसको हम रेसे बोलते हैं। तीसरा आता है ताप संगठे बहुलक, आप बताएंगे कि जो ये होता है थर्मोसेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप दृढ़क, ताप दृढ़क बहुलक। और इसको हमें पूछा हुआ है इन चारों में से, इन चारों में से। अब देखो, अब मैंने जब ये बात लिखवाई आपको तो सबसे वीक कौन सा है, इसको सॉफ्ट या वीकेस्ट बोल सकते हैं आप। तो आपको पता होगा वीकेस्ट क्यों बना, क्योंकि इसके जो पॉलीमर्स हैं उसके अंदर जो मोनोमर यूनिट है उसके अंदर सबसे वीक फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। तो वीक फोर्सेस वाले कौन से हो जाएंगे? इलास्टोमर्स। तो इसके नीचे आप एक पॉइंट लिखेंगे, इलास्टोमर्स के नीचे आप लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट, लिखेंगे इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट। अंतर आणविक बल सबसे कमजोर होते हैं। यहां पर अंतर आणविक बल कमजोर या दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। इसी लाइन से याद हो गया सबसे कम फोर्स वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे यहां पर, और सबसे ज्यादा वाले कौन से होंगे आप बताएंगे, वो थर्मोसेटिंग में होते हैं। ठीक है। अब दूसरा, इनको लचीले बहुलक कहा जाता है। लचीले तो आप समझते ही होंगे ना, लचीला मतलब होता है ना, कोई भी चीज लचीला चीज होती है, वैसे लचीले बहुलक इनको नाम दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आप इलास्टोमर के एग्जाम्पल तो हमेशा एग्जाम में आते हैं, मैं अलग पेन से लिख रही हूं, हमेशा पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल। आप बताएंगे इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से उदाहरण है। पहला है बूना एन, BUNA, आगे पढ़ाएंगे हम बूना एन। दूसरा आप लिखेंगे बूना एस, और तीसरा आप लिखेंगे नियोप्रीन। और नियोप्रीन कैसा रबड़ होता है तो आप बताएंगे नियोप्रीन, तो आपको अभी पढ़ाया था मैंने, नियोप्रीन कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसका है तो आप बताएंगे ये तीनों एग्जाम्पल किस में आते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आते हैं। बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन जिसको बोलते हैं हम सिंथेटिक रबड़। ये सब कैसे किस टाइप के बहुलक होते हैं तो आप बताएंगे कि ये किस टाइप के? इलास्टोमर्स टाइप के होते हैं, जो लचीले होते हैं और जिनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो सबसे वीकेस्ट लगते हैं, सबसे कमजोर लगते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फाइबर्स। नेक्स्ट आया हमारा फाइबर्स। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। फाइबर्स में आप क्या बताएंगे कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आप बताएंगे इसके अंदर जो क्या हो गया है इस बोर्ड को, यहां पर इसमें आप याद रखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट,
आर स्ट्रॉन्गेस्ट। और हिंदी में कैसे याद रखेंगे? इनके अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेटा ब्यूना का कोई फुल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे BUNA ही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे नायलॉन एंड टेरिलीन। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे नायलॉन एंड टेरिलीन। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये फाइबर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता ही होगा नायलॉन स्ट्रॉन्ग आता है ना, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। और टेरिलीन। अब आता है थर्मोसेटिंग क्या होते हैं। आप बताओगे थर्मोसेटिंग ऐसे पॉलीमर हैं जब आप उनको गर्म करोगे तो वो हार्ड हो जाएंगे और ठंडा करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इसमें एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे? आपको लिखना है ऑन हीटन becomes hard and on cooling becomes soft। कहने का मतलब है कि जब इनको आप गर्म करोगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होकर वो जल भी सकते हैं, बट अगर आप इनको ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वो किस टाइप का पॉलीमर होता है? वो थर्मोसेटिंग होता है। इसको स्टार कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में ये दोनों रिपीट होते हैं, इनके एग्जाम्पल रिपीट होते हैं, ये नहीं, इनके एग्जाम्पल रिपीट होते हैं। और आप इसके एग्जाम्पल दोगे टेफ्लॉन, पॉलीथीन, किसका? थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। आप याद रखेंगे जिनको गर्म करने पर हार्ड और जिनको ठंडा करने पर सॉफ्ट बनाया जा सके वो किस टाइप के बहुलक है? वो ताप द्रीडक बहुलक है, थर्मोसेटिंग है। और इसके एग्जाम्पल आप बताएंगे बेकेलाइट एंड मेलामाइन। एग्जाम्पल क्या बताएंगे? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। और इनका आप साइज और आकार नहीं बदल सकते हैं, इनको अगर ज्यादा गर्म किया ये जल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा अमाउंट पर अगर आपने इसको हीट किया तो ये जल जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट इसका ऑपोजिट कौन सा? तो आप बताएंगे थर्मोप्लास्टिक। कौन सा बचा आपका? थर्मोप्लास्टिक। इसमें लिखेंगे आप ऑन हीटन becomes soft and on cooling becomes hard। कहने का मतलब है इनको अगर गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। और जब इनको ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट, थर्मोसेटिंग का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है? आप बताएंगे थर्मोसेटिंग का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। एग्जाम्पल पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन एंड टेफ्लॉन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप टेफ्लॉन। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे पॉलीस्टायरीन एंड तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे पॉलीथीन। यही एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है कि पॉलीथीन किस टाइप का बहुलक है। आप क्या बताएंगे? थर्मोप्लास्टिक टाइप का बहुलक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद रखेंगे? एक बार फिर रिपीट करूं मैं। पॉलीमर्स को हमने 3 तरीके से पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। कैसे पढ़ा? तो देखो, सबसे पहला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे हो सकते हैं। तो इस 3 टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक सिंथेटिक होता है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन सेमी सिंथेटिक हो सकता है। दूसरा, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी लिंकेज है, क्रॉस है, लीनियर है, या आपको मैंने बताया कि क्रॉस लिंकेज है या आपका लीनियर है। इस फॉर्म के आधार पर जो पॉलीमर्स हैं उनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगर लीनियर है तो वो लीनियर पॉलीमर, अगर ब्रांच के फॉर्म में तो वो ब्रांच्ड हो जाएंगे, और अगर लिंकेज की फॉर्म में है, क्रॉस लिंक बनी हुई है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो ब्रांच लिंकेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहने का मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनके आधार पर हमने पॉलीमर को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? तो उनके आधार पर हमने पॉलीमर को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन सा? पहला इलास्टोमर्स सबसे लचीले होते हैं, सबसे सॉफ्ट होते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक लगते हैं, अंतराण्विक बल सबसे कमजोर होते हैं। एग्जाम्पल ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन क्या बताया था मैंने?
सिंथेटिक रबर बताया था। ठीक है, दूसरा आता है फाइबर्स, और फाइबर्स जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एग्जांपल नायलॉन, टेरिलीन। थर्मोसेटिंग, जब इनको गर्म करोगे हार्ड हो जाएंगे, ठंडा करोगे सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको बोलेंगे बेकेलाइट या मेलामाइन। इसका जस्ट ऑपोजिट थर्मोसेटिंग, जब गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएंगे सॉफ्ट, और ठंडा करोगे तो वो क्या बन जाएंगे हार्ड। एग्जाम्पल पॉलीथीन, और पॉलीथीन को स्टार कर लो, एक बेकेलाइट को स्टार कर लो, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका पॉलीमर का क्लासिफिकेशन था जो क्लास 12th का था, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में डिट्टो आपको सेम मिलेगा, मैंने वहीं से आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब बात आती है एक एक करके आपको पॉलीमर पढ़ने हैं। नवीन कुमार माथुरी, थोड़ा वेट तो करो यार, तुम लोग इतना आगे क्यों चलते हो। अब आपको एक एक करके पॉलीमर पढ़ने हैं, कौन सा पॉलीमर किसका बहुलक है। सबसे पहला आप लिखेंगे पॉलीथीन, सबसे पहला लिखेंगे आप पॉलीथीन। ठीक है, 1 नंबर का पॉलीथीन सबसे पहला है आपका पॉलीथीन। अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर, और पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर यूनिट के रिपीट होने से बनता है। तो अब आपसे पूछेगा कि पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी मोनोमर यूनिट 1 लक इकाई। 1 लक क्या होता है इसका मोनोमर क्या होता है, आप क्या बताएंगे। देखो यहां पर पोली का मतलब ज्यादा, इथीन, बहुत ज्यादा इथीन जब जुड़ जाती है आपस में तो वो पॉलीथीन बनाती हैं। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं C2H2, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H4, H2 नहीं, C2H4 पॉलीथीन। ठीक है, तो जब पॉलीथीन, जब बहुत सारी इथीन है, जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, तो सारी की सारी जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में आकर जुड़ जाती है और वो क्या बनाती है, वो पॉलीथीन बनाती है। पॉलीथीन 2 टाइप की होती है, एक होती है लो डेंसिटी वाली, एक होती है हाई डेंसिटी वाली। लो डेंसिटी जिसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप जो पॉली बैग वगैरह लाते हैं वो लो डेंसिटी वाली होती है। हाई डेंसिटी वाली कौन सी होती है, जिनसे बकेट वगैरह बनाते हैं, बाल्टी वगैरह ये सब बनते हैं, उनको बोलते हैं हाई डेंसिटी वाली। आपसे एग्जाम में पूछेगा पॉलीथीन कैसा बहुलक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, आप बताओगे इथेन। इथेन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन। जब बहुत सारे इथेन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तो वो क्या बनाएगा, वो पॉलीथीन बनाएगा। तो एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा आप बताएंगे, दूसरा पॉलीमर यहां पर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। दूसरा आता है PVC, फुल फॉर्म होता है उसका पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, हिंदी में सेम नाम है, कोई अलग नाम नहीं है, तो प्लीज आप इंग्लिश में नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम हिंदी में। आपसे पूछेगा कि PVC का मोनोमर क्या है, PVC का बहुलक, PVC एक बहुलक है तो उसका मोनोमर क्या है। आप बताएंगे कि जो PVC है वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। विनाइल क्लोराइड, VINYL और क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड की जब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो PVC बनाती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती हैं। अब बात आती है विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी ये आपसे फॉर्मूले की फॉर्म में दिया हुआ होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक क्लोरीन ग्रुप, और यहां पर आप लिख सकते हैं N यूनिट। N यूनिट मतलब आपस में जुड़ गई तो उसने क्या बना दिया, PVC बना दिया। पोली बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या बनाने में काम आता है। देखो पॉलीथीन क्या बनाने में काम आ रहा था, लो डेंसिटी वाली पॉली बैग बनाने में काम आ रही थी। हाई डेंसिटी वाली जैसे डस्टबिन हो गया, बोतल हो गया, ये सब हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनती है। ठीक है, बट ये बताती है कि PVC से क्या बनता है। आप सबने सुना होगा PVC के पाइप्स आते हैं, तो इनका यूज लिखो, इसका यूज क्या हो गया, तो आप इसका यूज लिखेंगे क्या बनाने में, पाइप्स बनाने में। PVC पाइप्स आते हैं ना, आप सबने सुना होगा, या रेनकोट बनाए जाते हैं इससे। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, रेनकोट किस टाइप का पॉलीमर है, PVC। रेनकोट को बनाने में कौन सा मोनोमर यूनिट काम में आता है, विनाइल क्लोराइड। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर पर टेफ्लॉन। तीसरा है आपका टेफ्लॉन। सेम नाम हिंदी में है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, कुछ अलग नाम नहीं है, हिंदी में सेम है। अब आपसे पूछेगा टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है। आप बताओगे टेफ्लॉन की जो मोनोमर यूनिट होती है टेट्राफ्लूरोइथेन। टेट्राफ्लूरोइथेन, इसका जो 1 लक है
वो क्या होता है, टेट्रा फ्लूरो इथेन। ये आपके पास ऑप्शन में होगा, ठीक है। टेट्राफ्लूरोइथेन किसका पॉलीमर है, तो आप बताएंगे टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट है। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है CF2 का N यूनिट, ठीक है। ये क्या हो गया, आप बताएंगे ये टेफ्लॉन का पूछा जाए आपसे मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, टेट्राफ्लूरोइथेन। CF2, अच्छा वो CF2 है, ये सही से लिख लेना, कहीं गलत मत लिख लेना, डबल बॉन्ड CF2। चलो मैं रब करके अच्छे से लिख देती हूँ, पता लगे तो हम लोग कुछ, CF2 एंड N यूनिट। अब बात आता है इसका यूज कहाँ होता है, आप बताएंगे नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे घरों में फ्राई पैन आता है, तवा आता है ना, तो वो सब किससे बनते हैं, नॉन स्टिकी, मतलब जिसपे खाना वाना चिपकता नहीं है ना, समझते हैं ना, खाना वाना ना चिपके, जैसे नॉन स्टिकी कुकवेयर आते हैं ना बहुत सारे, जैसे उसके प्रेस्टीज वगैरह के आते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि हमारे रसोई घर में, हमारे किचन में जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज में होता है, आप क्या बताएंगे, टेफ्लॉन यूज में होता है। और टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लूरोइथेन। हाँ, लीकेज प्रूफ में भी बनता है, यस साकेत आपने सही बोला, बट ये याद रखना है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स किचन में, जो हमारे रसोई घर में जो हम यूटेंसिल्स यूज में लेते हैं जिनके ऊपर खाना चिपकता नहीं है, वो सब बनाने में, ठीक है। चलो 4 नंबर लिखे, स्लाइड को हटा देते हैं, बाद में वापस पढ़ेंगे हम। 4 नंबर पे आपको लिखना है PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है 4 नंबर पे PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, PAN। कभी कभी PAN का फुल फॉर्म पूछता है, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मोनोमर क्या होता है, तो आप बताएंगे पोली हटा दो, एक्रिलोनाइट्राइल बच जाएगा। तो इसका मोनोमर, इसका 1 लाख यूनिट, 1 लाख इकाई क्या होगा, तो आप बताएंगे वो होगा एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। पोली का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, और पोली हटा दोगे तो क्या बचेगा, एक्रिलोनाइट्राइल बचेगा। अब बात आती है इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN की नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जब मैंने यहां पर Cl ग्रुप जोड़ दिया था तो पीछे कौन सा बन रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, है ना। और अगर मैंने यहां पर CN जोड़ दिया तो वो कौन सा बन जाएगा, PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसका यूज कहाँ होता है, आप बताएंगे वुलन क्लॉथ बनाने में, सर्दियों के कपड़े बनाने में वुलन क्लॉथ्स बनते हैं इससे, और इससे फाइबर्स भी बनाए जाते हैं, रेसे बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। रेसे वगैरह बनाने में या सर्दियों के कपड़े बनाने में, आपने देखा होगा ना, जिसको सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़ा आता है जो थोड़ा मतलब सिल्की सा होता है, थोड़ा सा चमकता है ना। प्रेशर कुकर में कौन सा पॉलीमर होता है, रुक जाओ यार, तुम लोग बहुत आगे चलते हो, ठीक है। तो सर्दियों के कपड़े बनाने में कौन सा पॉलीमर, आप बताएंगे PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। किसका बहुलक, एक्रिलोनाइट्राइल का, और इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 4 हो गए आपके। नेक्स्ट लिखो 5 नंबर वाला। 5 नंबर पे आप लिखेंगे PAN के बाद आप लिखेंगे नायलॉन 66। नेक्स्ट लिखेंगे आप नायलॉन 66। ये 66 नहीं होता है, 6,6 होता है, ठीक है। देखो नायलॉन किससे बना है, LON का मतलब होता है लंदन, और NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क और लंदन दोनों नाम से इसको लिया गया है, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों नाम से इसको लिया गया है, ठीक है। अब आपको एक याद रखना एक बात कि यह है पहला आर्टिफिशियल बहुलक है जो इंसान द्वारा बनाया गया। इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर that is prepared by
ह्यूमंस। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये मानव के द्वारा बनाया गया पहला बहुलक है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला बहुलक है। यही एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम नायलॉन का मतलब क्या है, बता देती हूँ मैं। दो नाम से बनाए। पहला NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क कंट्री। दूसरा LON का मतलब है लंदन। ठीक है। और आप एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस। पहला कृत्रिम बहुलक है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ह्यूमंस। तो ये कैसा हो गया? ये सिंथेटिक हो गया। इसलिए मैंने पीछे किसके एग्जाम्पल में लिखा था? ये सिंथेटिक के एग्जाम्पल में लिखा था। अब बात आता है कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। इसको तो आप पक्का स्टार कर लो, ये पक्का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा आता है। इसकी 1 लाख इकाई क्या होती है, इसकी मोनोमर क्या क्या है। तो आप बताएंगे कि इसकी मोनोमर 2 होता है। एक होता है एडिपिक एसिड, दूसरा होता है हेक्सामेथिल डाइअमाइन। कौन कौन सा? पहला बताएंगे एक एसिड होता है, कौन सा? एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। प्लस आप बताएंगे हेक्सामेथिल डाइअमाइन, हेक्सामेथिल डाइअमाइन प्लस कौन सा एसिड? एडिपिक एसिड। और यही एग्जाम में आता है कि एडिपिक एसिड कौन सा बहुलक बनाने में काम में लेते हैं। आप क्या बताएंगे? वो नायलॉन 6 बनाने में काम आता है। अब बात आती है एडिपिक एसिड और इन दोनों का फॉर्मूला क्या है। आप बताएंगे एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH CH2 का 4 और COOH। ये होता है आपका एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है। उसके अलावा दूसरा आप बताएंगे, यहां पर अगर आपसे हेक्सामेथिल डाइअमाइन का फॉर्मूला पूछा जाता है तो NH2 CH2 का 4, NH2 CH2 का 6 और NH2, हेक्सा है ना तो 6 होगा, और NH2। ये किसका फॉर्मूला है? हेक्सामेथिल डाइअमाइन का। ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या काम आता है, इसका यूज क्या होता है। आप बताओगे टायर बनाने में काम आता है, टायर्स बनाने में काम आते हैं। दूसरा आप बताएंगे जो ब्रश होता है, ब्रश तो आप सब समझते होंगे, ब्रश बनाने में काम आता है। ठीक है। और ये कपड़े बनाने में भी काम आता है, क्लॉथ वगैरह भी बनाए जाते हैं, नायलॉन के कपड़े आते हैं। कितने पॉइंट याद रखेंगे? नायलॉन 2 कंट्री के नाम से बना है, न्यूयॉर्क एंड लंदन। सबसे पहला आर्टिफिशियल पॉलीमर है जो इंसानों द्वारा बनाया गया। किस किस मोनोमर यूनिट से? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा डबल पेन चल गया यहाँ पे, फॉर्मूला सही है, ये पेन 2 बार चल गया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH CH2 का 4 एंड COOH। ये क्या होता है? तो आप बताएंगे एडिपिक एसिड। NH2 ये 2 है, सही कर लेना इसको। ठीक है। 2 CH2 हेक्सा 6 लग जाएगा और NH2। इसको क्या बोलते हैं हम? इन दोनों मिलकर हम क्या बना सकते हैं? नायलॉन 6 बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है नायलॉन 6। वो नायलॉन 6 था, अब है नायलॉन 6। ये भी बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में कि नायलॉन 6 किसका बहुलक था, और अब नायलॉन 6। हाँ, पर इसका आता है, इसका फॉर्मूला, इसका मोनोमर यूनिट आप बताएंगे। इसका 1 लाख इकाई क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। इसका मोनोमर, इसका 1 लाख क्या होता है? तो आप बताएंगे कैप्रोलैक्टम। ये तो बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। अरे पॉलिस्टर बताएंगे यार, रुक जाओ सूरज कुमार, क्यों आगे चल रहे हो? कैप्रोलैक्टम। अब आ जाती है कैप्रोलैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे मैं बता देती हूँ, इनके फॉर्मूले आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कभी पूछ ले तो भैया याद, बाद में बोलो मैम ने कुछ करवाया नहीं था, अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हो अगर बनाओगे तो। CH2 कीटोन ग्रुप होता है, और साथ में N किससे? हाइड्रोजन से। ये ऊपर मैंने हाइड्रोजन लिखा है, ये हाइड्रोजन है। ये कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। और नायलॉन 6 क्या बनाने में काम आता है? आप बताएंगे रोप्स बनाने में, रस्सियां बनाने में, रस्सी बनाने में। रस्सी समझते ही होंगे आप सब,
रस्सियां बनाने में, ठीक है। याद रखिएगा, नायलॉन 6 से टायर बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, फाइबर्स वगैरह बना सकते हैं, बट आप याद रखिए नायलॉन 6 से रोप्स या रस्सियां बनाई जाती हैं। नायलॉन 6 किस किस का पॉलीमर था? आपका एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिल डाइएमाइन का। बट नायलॉन 6 किसका होता है? कैप्रोलैक्टम। ये बहुत बार पूछा हुआ, इन दोनों में कंफ्यूज रहता है बच्चा, इसीलिए इन दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। बट देखो एग्जाम में पूछे कि पहला सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा था या आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन सा था, आपको कंफ्यूज करने के लिए नायलॉन 6 भी होगा, नायलॉन 6 भी होगा या नायलॉन भी होगा। आप कौन सा सही करेंगे? नायलॉन 6 सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट इसके बाद आप याद रखेंगे अगला टेरिलीन या डेक्रोन जिसको बोलते हैं। टेरिलीन या आप जिसको डेक्रोन बोलते हैं, डेक्रोन, या आप इसका नाम कॉमन लैंग्वेज में पॉलिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है। कुछ मेरे को एक बच्चा पूछ रहा था, सूरज कुमार मैम पॉलिस्टर क्या होता है? आ गया सूरज कुमार। पॉलिस्टर का दूसरा नाम डेक्रोन भी होता है, टेरिलीन भी होता है। आपसे किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मोनोमर क्या होता है। आप बताएंगे इसकी 1 लाख इकाई मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है 1 लाख, मतलब किसकी बार बार रिपीटिंग यूनिट से ये बना है। तो आप बताएंगे टेरेपैथेलिक एसिड। ये ध्यान से सुनिएगा, टेरेपैथेलिक एसिड, टेरेपैथेलिक अम्ल। क्वेश्चन आता है कि टेरेपैथेलिक एसिड कौन सा पॉलीमर बनाने में काम आता है। आप बताएंगे डेक्रोन या पॉलिस्टर, या आप बता सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, टेरिलीन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इस पर एथिलीन प्लस ग्लाइकोल भी यूज होता है। एथिलीन प्लस ग्लाइकोल, ग्लिसरीन नहीं है, ये ग्लाइकोल है, ये बनाने में काम आता है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि ये कहां पर काम आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा कि टेरेपैथेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको लिखना ही भी है तो फॉर्मूला मैं बता सकती हूँ, बना सकती हूँ। कुछ ऐसा आपका फॉर्मूला होगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों साइड जुड़े हुए होंगे, COOH, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? तो टेरेपैथेलिक अम्ल का। अब पूछे आपसे कि एथिलीन प्लस ग्लाइकोल दोनों एक साथ लिखा जाता है, एथिलीन प्लस ग्लाइकोल दोनों एक साथ लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप बताएंगे CH2OH CH2OH। तो ये दोनों मोनोमर होती हैं किसकी? तो आप बताएंगे दोनों मोनोमर किसकी होती है? टेरिलीन, डेक्रोन या पॉलिस्टर। एक क्वेश्चन आता है, किस डेक्रोन या पॉलिस्टर का उपयोग सबसे पहले कौन से कंट्री ने किया था? किस देश में सबसे पहले ये यूज में लिया गया था? आप बताएंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले यूज में लिया गया था। इंग्लैंड में सबसे पहले टेरिलीन या पुनीत सोनी, यस आपका आंसर है यस, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डेक्रोन, पॉलिस्टर या टेरिलीन को बनाने के लिए कौन से एसिड का यूज में लिया जाता है? आप बताएंगे टेरेपैथेलिक एसिड, साथ में एथाइलिन प्लस ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, ठीक है। और ये इनके मोनोमर यूनिट है, सबसे पहले इंग्लैंड में यूज हुआ था। अब बात आती है ये क्या बनाने में काम आता है, इसको स्टार कर लेना, ये हेलमेट बनाने में काम आता है। जब हम गाड़ी 2 व्हीलर चलाते हैं तो जो हम हेलमेट लगाते हैं वो बनाने में काम आता है। एक ये सबसे कम ज्वलनशील होता है, इजीली जलता नहीं है, ये सबसे लोवेस्ट इनफ्लेमेबल होता है, सबसे कम ज्वलनशील होता है, टेरिलीन या कौन सा? डेक्रोन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका रबर। नेक्स्ट है आपका रबर, और रबर तो मैम 2 होते हैं। कौन कौन से मैम? एक नेचुरल और दूसरा कौन सा? सिंथेटिक। तो रबर लिखिए जरा। पहला है नेचुरल रबर, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर। दूसरा लिखेंगे सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर। हिंदी में बोलते हैं इसको संश्लेषित या कृत्रिम रबर, संश्लेषित या कृत्रिम रबर।
ठीक है, अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि जो नेचुरल रबड़ होता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था आइसोप्रीन। क्या होती है इसकी मोनोमर यूनिट, आप बताएंगे आइसोप्रीन। इसका मोनोमर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1,00,000 इकाई क्या होती है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। और इधर कौन सा है, इधर मैम नियोप्रीन है, इधर नियोप्रीन है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। एक बात और याद रखना है आपको कि जो नेचुरल रबड़ है उसका मोनोमर का तो एक ही नाम है आइसोप्रीन, बट नियोप्रीन की जगह कभी कभी एक नाम और लिखा होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, तो ये भी आप सही कर देना क्योंकि यहाँ पर Cl क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है, तब इसका फॉर्मूला बनाएंगे आप नियोप्रीन का, तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसलिए इसको कभी कभी Cl जुड़ा हुआ होता है क्लोरीन, तो इसको क्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं आप, याद रखिए। ठीक है, अच्छा कैसे तो मैं बता देती हूँ, चलो कभी कंफ्यूज ना हो आप। CH2 CH और CH2 जुड़ता है तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नंबर वाला कार्बन है, यहाँ से एक क्लोरीन जुड़ा होता है, इसीलिए इसको क्लोरोप्रीन करके भी टर्म दिया जाता है, इसीलिए इसको क्लोरोप्रीन करके भी टर्म दिया जाता है। तो ये नियोप्रीन होता है। ठीक है, तो नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन क्या बनाते हैं, तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल रबड़ बनाते हैं। और इसी में आर्टिफिशियल में दो आते हैं, ब्यूना N और ब्यूना S भी आते हैं। यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्यूना N रबड़ के टाइप है, ब्यूना N एंड ब्यूना S भी आते हैं, ये रबड़ के टाइप है। ठीक है पुनीत, यही आप पूछ रहे थे, शायद मैंने बता दिया है। अब देखो इस रबड़ से आप एक टर्म सुनोगे जो एग्जाम में बहुत बार आता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ये क्या होता है, बहुत बार सुनते हैं। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मैं यहीं पर रबड़ में ही लिख रही हूँ, रबड़ में एक नेक्स्ट आपका एक छोटे सा हेडिंग है, एक टर्म पढ़ोगे आप बहुत बार बुक्स में या क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस आएंगे बहुत बार तो आप पढ़ोगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं रबड़ का वल्किनीकरण। रबड़ का वल्किनीकरण ये क्या होता है, ये टर्म आप बहुत बार पढ़ोगे, रबड़ का वल्किनीकरण। ये किस प्रोसेस को बोलते हैं, आप बताओगे कि जो नेचुरल रबड़ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ये प्रोसेस क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा नेचुरल रबड़ है, नेचुरल कौन सा था, तो आप बताएंगे यहाँ पर लिखा था मैंने आपका आइसोप्रीन। जो आइसोप्रीन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो नेचुरल रबड़ को हार्ड करने के लिए आप उसको हीट देते हैं। हीट के साथ साथ आप इसको क्या देते हैं, सल्फर देते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सल्फर। जब आप नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो ये सल्फर क्या करता है, जो आइसोप्रीन है उसके बीच में क्रॉस लिंकेज बना लेगा। कैसे बना लेगा, ये ऐसे क्रॉस लिंकेज बन जाएगी इनके बीच में, और क्रॉस लिंकेज करते ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो नेचुरल रबड़ को हार्ड करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, एस क्या होता है, सल्फर। सल्फर क्या करता है, जो नेचुरल रबड़ है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्रॉस लिंकेज बना लेता है, और ये आप क्या बन गया, ये हार्ड बन गया। और अब जो हमें रबड़ मिलेगा, इस रबड़ को हम नाम क्या देते हैं, इसको वल्केनाइज्ड रबड़ का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़, और हिंदी में बोलते हैं वल्कीकृत रबड़। वल्कीकृत रबड़। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल रबड़ को हार्ड करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस यूज में लेते हैं, आप बताएंगे वल्केनाइजेशन। ओहो क्या हो गया, आप क्या बताएंगे, वल्केनाइजेशन प्रोसेस यूज में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, नेचुरल रबड़ मैम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको गर्म करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ। और सल्फर के साथ जब गर्म करेंगे, सल्फर क्या करेगा, जो आइसोप्रीन है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्रॉस लिंकेज बना लेगा, और क्रॉस लिंकेज बनाते ही वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। और अब जो रबड़ मिलेगा वो कैसा होगा, वो वल्केनाइज्ड रबड़ होगा, या वो बहुत कठोर रबड़ होगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये स्टार कर लेना, पक्का मिलेगा आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है कि जो वल्केनाइज्ड रबड़ है उसके अंदर सल्फर का अमाउंट कितना % होता है, आप बताओगे। वल्केनाइज्ड रबड़ के अंदर सल्फर 3 से 5% होता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कितना % सल्फर इस रबड़ के अंदर। ये तो नेचुरल था, इसको गर्म किया आपने, हीट दिया, किसके साथ? सल्फर के साथ। क्या बन गया वो? हार्ड। तो इस हार्ड रबड़ को नाम क्या दिया मैंने? वल्केनाइज्ड रबड़। इसके अंदर कितना अमाउंट सल्फर का है? 3 से 5% इसमें क्या होता है? सल्फर। और ये कहाँ काम आता है? तो ये काम आता है ऑटो व्हीकल्स के टायर बनाने में। आप बताएंगे ये कहाँ काम में लेते हैं हम? इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑटो व्हीकल्स टायर। गाड़ियों के टायर बनाने में, गाड़ियों के टायर बनाने में। कभी कभी देखो कैसे घुमाकर पूछते हैं, ऑटो व्हीकल्स टायर में कितना % सल्फर का होता है? तो आप वो भी क्या बताएंगे? 3 से 5% ही सल्फर होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन बोलते हैं। चलो आगे, समझ में आ गया। मैं मान सकती हूँ जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ये सारा प्योरली थ्योरी वाला चैप्टर है। आपको ऐसे मतलब रट्टे लगाने वाली बातें हैं, बट क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट। नेक्स्ट पॉलीमर कौन सा है आपका? बेकेलाइट। अपने हाथ से अच्छे अच्छे नोट्स बनाना और अपने दिमाग में 3-4 बार लिख लेना, पेन से, दिमाग में नहीं मतलब कॉपी में 3-4 बार पेन से लिखेंगे, एकदम याद हो जाएंगे। बेकेलाइट किस किस का होता है? तो आप बताएंगे फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अब फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड आपको सबको पता है कौन सा ग्रुप होता है? CHO। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कार्बन वाले चैप्टर में। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का मोनोमर, ये दोनों क्या? ये मोनोमर है, इसकी 1 लाख इकाइयां हैं, ये मोनोमर है। तो आपसे पूछे कि बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। एक बात याद रखिएगा कि बना सकते हैं आप, अगर आपको बनाना है तो फिनोल OH प्लस HCHO या CHO लिख लो, एक ही बात है, या HCHO या CHO। एक बात याद रखिएगा, ये सबसे पुराना संश्लेषित, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना पॉलीमर है ये। पुराने जमाने में सबसे पहला यही आया था, सबसे पुराना बहुलक है ये। है कैसा? सिंथेटिक है, वही थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, सिंथेटिक है बट सबसे पुराना है, ये याद रखिएगा। सबसे पुराना बहुलक पूछा जाए एग्जाम में कौन सा, तो आपके बताएंगे वो बेकेलाइट है। क्या बनाने में यूज आता है? आप सबको पता होगा बेकेलाइट के क्या बनते हैं? स्विच बनते हैं। जो इलेक्ट्रिकल स्विच जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जो वो किसके बनते हैं? बेकेलाइट के। तो याद लिखिए, यूजेस इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बटन है वो किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच। और एक पॉइंट और याद रखना, जो हमारे घरों में किचन में जो हम बर्तन यूज करते हैं तो उनके ऊपर जो हैंडल बना हुआ होता है, तो ये यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में भी काम आते हैं। यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, जैसे कुकर का हैंडल है या फ्राई पैन का हैंडल है, तो वो सब किससे बनते हैं? वो सब बेकेलाइट से बनते हैं। और बेकेलाइट किस किस का मोनोमर होता है? आप बताएंगे, पहला आप बताएंगे फिनोल, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। सबसे पुराना बहुलक है कैसा? सिंथेटिक है, संश्लेषित है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो किसका है? बेकेलाइट का बना हुआ है, ठीक है। और हमारे घरों में जो हम किचन में जो सामान यूज करते हैं जिनका जो हैंडल होता है, वो हैंडल किसका बना होता है? तो वो भी बेकेलाइट का बना हुआ होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेलामाइन, जो मैं बहुत देर से कर रही थी। मेलामाइन है ना, मेलामाइन के तो बर्तन आते हैं, आप सबको पता होगा। अनब्रेकेबल क्रॉकरी आती है ना, मेलामाइन आते हैं ना, पानी पीने वाले ग्लास। ये किस किस का होता है? आप बताएंगे मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी मोनोमर क्या क्या हो सकती हैं? आप बताएंगे इसकी मोनोमर होती है मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, वही HCHO को बोलते हैं आप फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या बनाने में काम आता है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी। हमारे घरों में हम ऐसी क्रॉकरी लेकर आते हैं, ऐसे सामान लेकर आते हैं जो टूटता नहीं है ना। जैसे ग्लास नहीं आते हैं, ना वो प्लास्टिक के हैं ना वो लोहे के हैं, है ना, वो वाले, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी किससे बनती है? मेलामाइन से। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टार्च। ये तो आपको सबको पता होगा, है ना, स्टार्च।
स्टार्च भी कैसे है, स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर होता है। और बताएंगे किस किस का है, तो यहाँ पर ग्लूकोज ही होता है, बट किस फॉर्म में होता है आप बताएंगे। पहला अमाइलेज, पहला आप बताएंगे अमाइलेज प्लस अमाइलोपैक्टीन प्लस अमाइलोपैक्टीन। और ये दोनों किससे बनते हैं, ये दोनों ग्लूकोज से बनते हैं। इसलिए मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है कि स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या है। आप ग्लूकोज भी कर सकते हैं या आप बताओगे स्टार्च की मोनोमर यूनिट अमाइलेज एंड अमाइलोपैक्टीन होता है, अमाइलोपैक्टीन होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्च कहाँ यूज होता है, तो हम जो कैप्सूल खाते हैं, हम गोली खाते हैं ना, टैबलेट खाते हैं, उसके बाहर एक कवरिंग मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, वो किसकी बनी होती है, वो स्टार्च की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे विस्कोस, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। विस्कोस किसका पॉलीमर है, विस्कोस हिंदी में वस्कोज लिखा जाता है इसको, वस्कोज, इसको स्टार कर लेना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसकी मोनोमर क्या होती है, तो आप बताएंगे सेलुलोज, इसकी मोनोमर क्या होती है, सेलुलोज। यूज, इसका यूज होता है पैरासूट बनाने में, पैरासूट तो आप सब समझते होंगे, है ना। तो पैरासूट बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज होता है, विस्कोस। उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, सेलुलोज। ये क्या है, मोनोमर, कहने का मतलब 1,00,000 इकाई है, किसकी, तो विस्कोस की। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सिल्क, ये नेक्स्ट नहीं है, लास्ट है इसका, आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क के कपड़े आते हैं ना, कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम सिल्क किसका बहुलक है, क्वेश्चन आता है कृत्रिम सिल्क, किस कृत्रिम सिल्क की मोनोमर यूनिट का नाम बताइए। आप बताएंगे आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको आप रेयोन भी, इसको रेयोन करके भी टर्म दिया जाता है, आप रेयोन भी बोल सकते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट, इसकी 1 इकाई जेलेटिन का नहीं होता है बेटा साकेत, वो स्टार्च का होता है, वो स्टार्च का होता है, ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, सेलुलोज, सेलुलोज। देखो सेलुलोज की विस्कोस की भी होती है और आप बताएंगे आर्टिफिशियल सिल्क की भी होती है। इसका काम फाइबर्स बनाने में, कपड़े वाले फाइबर्स बनाने में, ठीक है। इसका काम क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में। क्वेश्चन बहुत बार आता है, आर्टिफिशियल सिल्क को दूसरा नाम क्या होता है, आप बताएंगे रेयोन। और ये किसका बहुलक है, एक ही चीज का, किसका, सेलुलोज। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे आप, इसकी मोनोमर यूनिट सेलुलोज होती है, क्या होती है, सेलुलोज, ठीक है। इतने आपको पॉलीमर पढ़ने थे, इससे ज्यादा कोई आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन इसमें से आ गए हैं। एक बार फिर रिपीट करूं, अगर ज्यादा कुछ नहीं याद कर सकते तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको याद क्या क्या करना है। पहली बात मैम, पॉलीमर होते क्या है, मैंने कहा पॉलीमर बहुत लार्ज चेन को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और वो किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से। और इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल को हम नाम क्या देते हैं, तो उनको हम मोनोमर या 1,00,000 इकाई का नाम देते हैं। बहुत सारी मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ जाती हैं, बार बार रिपीट होकर आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसको पॉलीमर करके टर्म देते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में याद रखेंगे, जैसे प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, किस किस का, अमीनो अम्ल का। कौन सी चेन, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। यस, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, मैं रिपीट ही कर रही हूँ। डीएनए भी एक पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, आपको इतना वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इन पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुलकों के प्रकार हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाना, डिट्टो मैंने वैसा ही पढ़ा है जैसे 12th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। पहला क्लासिफिकेशन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, 3 टाइप के नेचुरल फॉर्म में पाए जाएंगे, ये सेमी सिंथेटिक जो दोनों का कॉम्बिनेशन से बने, सिंथेटिक जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन सा, नायलॉन 6, नायलॉन 66, स्टेरिलिन, पीवीसी, आर्टिफिशियल रबर जिसको हम नियोप्रिन बोलते हैं, और नेचुरल को क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रिन बोलते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, हाँ, दूसरा क्लासिफिकेशन आप यहां से याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, कि इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर जो आपके वो बेटा अलॉय होता है, नवनीत, वो अलॉय होता है, ठीक है।
तो आप बताएंगे कि इनके स्ट्रक्चर में लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, लिंकेज वाले मेनामाइन और बेकेलाइट है, इसलिए स्ट्रांग होते हैं। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, जैसे आप बताएंगे, जैसे डस्टबिन हो गया, बोतल हो गए, वो किससे बनते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन से, वो लीनियर फॉर्म में होती है। और लो डेंसिटी जैसे पॉलीबैग पॉलीथीन जिसमें आप सामान लेकर आते हैं, जिसको बैन कर रखा है, तो वो किस टाइप का है? ब्रांच्ड पॉलीमर है। उसके अलावा आप नेक्स्ट बताएंगे यहां पर, नेक्स्ट बताएंगे आप कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर इनके जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्यों आ गया वापस, हाँ नेक्स्ट इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे कितने टाइप में? 4 टाइप में। कौन कौन से? इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? तो आप पूछेंगे थर्मोसेटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टोमर्स सबसे वीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स लगते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एक करके आपको सारे पॉलीमर याद रखने हैं। पहला पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन याद रखिएगा, ज्यादा पूछा जाता है। नाइलॉन 66, नाइलॉन नाई का मतलब होता है न्यूयॉर्क, और एलोन का वाला लंदन। सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में यूज में लिया गया था ये। एडिपिक एसिड हेक्सामेथिल डाइअमाइन का मोनोमर होता है। नायलॉन से रॉप्स बनाई जाती हैं, वो किस किस का मोनोमर? कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला ये होता है। उसके अलावा नेक्स्ट टेरिलीन, जिसको डेक्रोन या पॉलिस्टर कह सकते हैं, वो किसका होता है? टेरेपैथेलिक एसिड के साथ आप बताएंगे थाइलिन प्लस ग्लाइकोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो नेचुरल रबड़ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको आप जब गर्म करोगे किसके साथ? सल्फर के साथ, तो सल्फर क्या करता है? उसके इंटरमोलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंकेज बना लेता है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है और उसका काम ऑटो व्हीकल्स टायर बनाने में काम करते हैं। और उसको वल्केनाइज्ड रबड़ बोलते हैं, जिसके अंदर 3 से 5% सल्फर होता है। बाकी बेकेलाइट स्विच बनाने में काम आता है। ये कुछ आप याद रख लेंगे अपने आप। मेलामाइन आप अपने घरों में जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी आती है, जो टूटती नहीं है गिरने वरने से, वो बनाने में। स्टार्च हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब आप याद रख लेना। ठीक है, इतना आपको पॉलीमर में पढ़ना था। इससे ज्यादा आपसे पॉलीमर में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखिएगा। एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, किसका मोनोमर कौन सा है, या कौन सी मोनोमर आपस में जुड़कर कौन सा पॉलीमर बनाती हैं, या इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं।